साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिसे पढ़कर आप भारतीय समाज में व्यक्त एक गंभीर कुरीतियों को अच्छे से समझ पाएंगे। यह कहानी सत्य घटने पर आधारित है। आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आएगी, जिस कहानी का नाम है दहेज प्रथा। साल 2036 की ये शाम, गर्मी से बुरा हाल, कूलर की हवा में बैठा हर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने रमेश की शादी में समधी साहब को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से गिफ्ट मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन रमेश के ससुराल से था। सामने से आवाज आई, हम गीता को नहीं भेजेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों की अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो। समधी जी ने कहा हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे। फिर मैंने बात को संभालते हुए कहा क्या हो गया, अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहां से। समधन जी ने पीछे से कहा वो तो खुश हैं लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं। फिर समधन जी ने कहा समझना समझाना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फोन कट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतनी जरूर पता था कि जिस चीज की वो मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने रमेश की आवाज लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या, मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर क्या हुआ, वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है, लेकिन पापा ऐसा कैसे हो सकता है। गीता को तो पता है कि शादी का कर्जा अभी उतरा नहीं है, तो फिर एसी किस बात की। रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराते हुए कहा। बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। रमेश की मां, जो काफी देर से रसोई से हमारी बात सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो, रमेश की मां ने कहा। सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू, रमेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी, मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। छोटी की इस शब्द ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मैंने अपनी हिंदी किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के दिए गए उपहार को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का प्रमाण दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा तो कब से बंद हो गई, और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं, न तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं, छोटी ने कहा। छोटी की इस सवाल ने मुझे वापस अपनी इस दुनिया में लेकर के खड़ा कर दिया जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। बोलो न दादू, छोटी ने फिर कहा। मैंने छोटी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। बात तब की है बेटा, जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि
शादियों में दिल खोल करके खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो अब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को मां के कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब लड़कियां हर एक क्षेत्र में लड़कों से कंधे मिला करके चलने लगी, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई कमी आज भी है और इसीलिए शादी के लिए आज लड़कों वाले की तरफ से पैसों और उपहारों की मांग की जाने लगी। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरे प्रथा का जन्म देती है। फंडा यह है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू को और ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटी ने दौड़ करके दरवाजा खोला। हाथों में बेग और आंखों से आंसू लिए गीता दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है, मैं वो घर छोड़ आई हूं पापा। जो मेरा सौदा करे वो मेरे बाप नहीं हो सकते। गीता ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा। रमेश की आंखें भर आई। उसने दौड़कर गीता को गले से लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम को बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया। दो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने का नियंत्रण दे रही थी। रमेश की मां और मैं बुढ़ापे के उस सफर में मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल गए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का लग जाए।